पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेट के सारे एल्डर को चैलेंज करने के लिए पहुंच चुका था ताकि वो अपनी कल्टीवेशन उनके ऑरा के प्रेशर से बढ़ा सके। लेकिन तब वहां पर एंसेस्टर ही पहुंच जाता है जो यहाँ पर वांग से कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास गिफ्ट भी है, वो गिफ्ट तुम्हें पसंद आएंगे और तुम्हारी मैं कल्टीवेशन को रिकवर करवा दूंगा। वो यहाँ पर वांग की कल्टीवेशन को रिकवर करवा भी देता है। जो लेवल पे पहले वांग था वो तो वहां तक उसको पहुंचा ही चुका था, उसके बाद वो उसका ब्रेक थ्रू भी करवाते हुए उसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेड स्टेज पे पहुंचा चुका था। जो देखकर वांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये मेरी इतनी ज्यादा मदद बिना मतलब के तो नहीं कर रहा होगा। तो आखिर इस एंसेस्टर का असल कारण क्या है, मुझे वो जानना है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग उस एंसेस्टर से कहता है कि जितना आपने कहा कि मैं जितना चाहूँ उतना प्रेशर ले सकता हूँ ना, तो ठीक है, अब मैं कोई शर्म नहीं दिखाने वाला। वांग यहाँ पर एक ही बार में करते हुए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लेने लग गया था। एंसेस्टर भी हैरान कि इसकी कल्टीवेशन तो फुल हो चुकी है, अब यहाँ पर कितनी ज्यादा एनर्जी लेकर ये अचार डालेगा क्या। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वांग यहाँ पर खुद के लिए नहीं, अब जो वो ऑरा ले रहा था वो अपनी ओरिजिनल बॉडी के लिए ले रहा था ताकि खुद के साथ साथ अपनी ओरिजिनल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बना सके। वो एंसेस्टर का ऑरा घसीटता और जहाँ पर उसकी ओरिजिनल बॉडी थी उसके अंदर ट्रांसफर कर रहा था। ओरिजिनल बॉडी पाताल के अंदर बैठी हुई थी और वहां पर ही उसकी कल्टीवेशन अपने आप इंक्रीज होने लग जाती है। दोनों की बॉडी तो एक ही जैसी थी, तो यहाँ की कल्टीवेशन वहां ट्रांसफर करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। और अब देखते ही देखते हैं उस फ्लैग के अंदर से जो एंसेस्टर बाहर निकले थे उनकी भी पावर फटाफट से कम होने लगती है, क्योंकि वांग तो अपना कल्टीवेशन ऑरा फुल कर चुका था, लेकिन अब सारा का सारा ऑरा जा रहा था उसकी ओरिजिनल बॉडी में। एंसेस्टर यहाँ पर इसके लिए भी मना नहीं करता। वो यहाँ पर थोड़ा शॉक्ड में तो था कि ये हो क्या रहा है, इतनी सारी एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है। उसको यहाँ पर डाउट होता है, लेकिन वो कुछ सवाल नहीं करता कि चलो कोई बात नहीं, जितनी चाहिए मैं उतनी देने को तैयार हूँ। सारे एंसेस्टर वगैरह की सोल मिलकर यहाँ पर वांग को अपनी पावर दिए जा रही थी और वांग यहाँ पर बड़े मजे से अपनी ओरिजिनल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था। इस वजह से ओरिजिनल बॉडी पूरा एक ककून के अंदर भर जाती है और ककून जैसे फटेगा, हो सकता है कि ओरिजिनल बॉडी अपना ब्रेक थ्रू करके बाहर निकले। और यहाँ पर सच में ओरिजिनल बॉडी का भी ब्रेक थ्रू होने लग गया था। उसका लेवल तो एंशिएंट गॉड मेथड है, तो उसका उसी हिसाब से ब्रेक थ्रू होगा। 2 स्टार एंशिएंट गॉड लेवल पे तो पहले से ही था। इसके बाद वांग बहुत सारा ऑरा लेकर ओरिजिनल बॉडी को दे देता है और उसके अंदर ककून को उसको ऐसे ही छोड़ चुका था ताकि ककून के अंदर रहते हुए पावर बढ़े और थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही ककून फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। जब ये सारा का सारा काम यहाँ पर हो चुका था तो उसके बाद वो जो एंसेस्टर होता है अपने सारे के सारे एंसेस्टर की सोल को वापस से फ्लैग के अंदर डाल देता है। एंसेस्टर वांग से कहता है कि उम्मीद है मेरे जो गिफ्ट है वो तुम्हें पसंद आए, कैसे लगे मेरे गिफ्ट। तो वांग यहाँ पर एंसेस्टर से कहता है कि सच में वो सब कमाल के थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेहरबानी करके आप मुझे ये बता दीजिए कि किसके बदले आपने मुझे ये 3 गिफ्ट दिए हैं, कौन सा काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो एंसेस्टर कहता है कि मैं यही तो सुनना चाह रहा था, अगर तुम मेरा काम कर दोगे ना तो मेरे गिफ्ट यहाँ पर काम कर जाएंगे। मैंने तुम्हें इसीलिए गिफ्ट दिया है कि तुम मेरे काम करने के लिए इनकार ना करो और मेरे साथ हम दोनों डिस्कस करते हैं डिटेल में कि मैं तुमसे करवाना क्या चाहता हूँ। इसके बाद वो एंसेस्टर जो था वांग को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रहा करता है, वही जो आसमान के अंदर एक रिंग बना हुआ था उसी के अंदर। एंसेस्टर यहाँ पर कहता है कि मेरा जो प्लान है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ भी है। अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते ना सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर तो मैं खुद तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास पहुंच जाता, क्योंकि ये काम तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। वांग कहता है कि हाँ, मुझे याद आया कि मैंने आपके सोल रिफाइनिंग सेट के किसी एल्डर को मार दिया था, आप उसी के बारे में मुझसे सवाल करने के लिए आए हैं क्या। तो एंसेस्टर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो अफवाह मैंने ही फैलाई थी, तुमने हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के किसी को भी नहीं मारा है, अफवाह फैला दी गई थी ताकि तुम यहाँ पर आ जाओ। वांग कहता है अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा ना घबराहट होने लगी कि कौन सा बड़ा काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं, उम्मीद है कि वो काम मैं कर पाऊंगा। तो एंसेस्टर कहता है कि सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बात ना आज से बहुत टाइम पुरानी है, जब ये पूरा का पूरा सुजाकू प्लैनेट जो है ना वो मेरा हुआ करता था। मैं अपने और भी साथियों के साथ बहुत दूर से यहाँ इस प्लैनेट के अंदर आया था, लेकिन जब यहाँ पर मैं आया ना तो मुझे पता चला कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। उनसे मुकाबला करने के बाद ही ये पूरा सुजाकू प्लैनेट मेरा होता। तो हमने लड़ाई शुरू कर दी, जितने भी सुजाकू प्लैनेट के अंदर लोग थे, सेक्ट थे, ट्राइब थे, सबको खत्म कर दिया। लेकिन इसकी कीमत हमें बहुत भारी चुकानी हुई, हमारे लाखों लोग मारे गए और जब हमने दुश्मनों के भी करोड़ों लोगों को मारा ना तब जाकर उन सभी की सोल को मिलाकर वो 1 बिलियन वाला सोल फ्लैग बनाया था। तभी तो उसके अंदर 1 बिलियन सोल मौजूद है। जब सुजाकू प्लैनेट मेरे हाथ में आया तो मैंने सुजाकू प्लैनेट के अंदर अलग अलग सिटी, कंट्री वगैरह बनाया, उन्हीं में सुजाकू सेक्ट भी शामिल है, उसको भी मैंने ही बनवाया था ताकि इस पूरे के पूरे सुजाकू प्लैनेट के ऊपर एक ही का कंट्रोल रह सके जो कि रहेगा सुजाकू सेक्ट के अंदर। इस वजह से
सुजाकू कंट्री जो था ना, वो उसी टाइम पे पहुंच जाता लेवल 6 की कल्टीवेशन कंट्री में। तुम्हें पता ही होगा कि कंट्री का भी अलग अलग लेवल होता है, 1 2 3 4 और 5। जितना ज्यादा हाई लेवल की कंट्री होगी वहां पर और भी ज्यादा पावरफुल रिसोर्सेस मौजूद होते हैं। ये जो सुजाकू कंट्री है ना, उसके अंदर मैंने 6 छोटे छोटे सेक्ट बनाए थे और इन सबको मिलाकर बनता था एक मेन सुजाकू। सुजाकू सेक्ट अकेला एक छोटा सा सेक्ट नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ा है और उसी 6 सेक्ट में से एक है ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट भी। देखते ही देखते बहुत ज्यादा तरक्की हुई और जब तरक्की हुई तो ये सुजाकू सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल बन गया कि हर जगह से पावरफुल कल्टीवेटर यहीं पर आकर कल्टीवेट करते थे। इस तरह से ये जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट था वो बन पाया लेवल 6 का एक पूरी कंट्री। सबसे ज्यादा तरक्की हुई थी हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ही, लेकिन धीरे धीरे करते हुए ये तरक्की लोगों से देखी नहीं गई। और जब भी हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट का कोई पावरफुल एंसेस्टर बनता जो इतना काबिल होता कि वो पूरे के पूरे सुजाकू सेक्ट का मेन लीडर बन सकता है, तो यहाँ पर उसको ही मार दिया जाता ताकि वो सुजाकू सेक्ट का लीडर ना बन सके। ये सारा काम करवाता था जो कि सुजाकू सेक्ट का लीडर होता है वो, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा जो उससे ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन किसी का भी नंबर ना आए, सुजाकू लॉर्ड अपने दावेदारों को ही खत्म कर दिया करता था ताकि हमेशा उसी का राज रहे सुजाकू सेक्ट के ऊपर। यही वजह थी कि हमारा जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट है ना, वो कमजोर होता गया और अब वो वहां पर पहुंच चुका है जहां लेवल 5 की कंट्री में इसको शामिल किया जा सकता है। कहाँ पहले हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट लेवल 6 की कंट्री कहलाता था, लेकिन अब वो लेवल 5 पे पहुंच चुका है और सुजाकू लॉर्ड कभी भी हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ना एक लेवल 6 पर जाने देगा ही नहीं, क्योंकि उसको डर है कि अगर हम लोग यहाँ पर लेवल 6 की कंट्री में पहुंच गए ना, तो हमारे पास इतनी ताकत आ जाएगी कि हम सुजाकू लॉर्ड को भी हरा कर सुजाकू पे कब्जा कर सकते हैं। मेरा भी सपना यही था कि हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट लेवल 6 की कंट्री बने और पूरे के पूरे सुजाकू कंट्री के ऊपर हमारा राज हो, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। वहाँ कहता है कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सारा काम मुझसे क्या होगा, मेरे से क्या रिलेटेड है ये सारी चीजें, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस चीज में। कहाँ सुजाकू लॉर्ड, कहाँ आप यहाँ के एंसेस्टर, मेरा क्या काम होगा इस चीज में। तो वो एंसेस्टर कहता है कि नहीं, तुम्हारा काम होगा ना, पहले मेरी पूरी बातें तो सुनो। तुम ना एक ऐसे प्रबल दावेदार हो जो कि सुजाकू सेक्ट का अगला लॉर्ड बन सकता है, क्योंकि तुम्हें चुना गया है ओल्ड मैन के द्वारा। ओल्ड मैन ने 4 लोगों को चुना था जो कि सुजाकू सेक्ट के लॉर्ड बन सकते, उनमें से तुम एक हो। वांग हैरान कि ऐसे कौन से ओल्ड मैन की बात कर रहा है ये एंसेस्टर। तो वो एंसेस्टर वांग को मूर्ति दिखाता है जो मूर्ति वांग ने ही बनाई थी, उसी ठरकी ओल्ड मैन की। ये देखकर वांग दंग रह चुका था कि अच्छा, तो इसका मतलब वो ओल्ड मैन इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि वो सुजाकू सेक्ट का अगला लॉर्ड कौन बन सकता है उसको सिलेक्ट कर सकता है। एंसेस्टर यहाँ पर वांग से कहता है कि वांग, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट का साथ दो और इसे एक लेवल 6 की कंट्री में बनाने में मदद करो। ये काम कैसे होगा तुम्हें पता है? इस पूरे के पूरे सेट का ना सक्सेसर बनकर तुम्हें मेरे सोल रिफाइनिंग सेट का किंग बनना पड़ेगा। इस सोल रिफाइनिंग सेट को इतना ज्यादा आगे चलकर पावरफुल बनाना तुम, जिसे पूरी दुनिया देखती रह जाए और सुजाकू लॉर्ड को उसकी औकात पता चले। तुम्हें पता है इस सोल रिफाइनिंग सेट में ना अब तक के 36 एंसेस्टर आ चुके हैं। मैं आता हूँ 37 नंबर पे। 36 नंबर का जो था ना, वो मेरा बड़ा भाई था जो पूरे के पूरे सोल रिफाइनिंग सेट को संभालता था, लेकिन ये उसी दिन मर गया जिस दिन तुमने कदम रखा था सोल रिफाइनिंग के अंदर। तो इस चीज से मैंने अंदाजा ये लगाया कि शायद वो कुछ इशारा करना चाहता था तुम्हारी तरफ कि उसके मरने के बाद जो भी बंदा इस सेट में आया है ना, वही यहाँ का अगला किंग बनने के लायक है, जो हमारे सोल रिफाइनिंग सेट को उसकी वापस से पुरानी वाली ग्लोरी दे देगा, जैसा कि सोल रिफाइनिंग सेट पहले पावरफुल हुआ करता था। वांग कहता है कि देखो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता है, मैंने अनजाने में उस टाइम पे कदम रख दिया होगा जब आपका बड़ा भाई मरा था, तो इतनी सी बात को लेकर आप मुझे यहाँ का किंग मत बनाओ, सोच समझ कर फैसला लीजिए। लेकिन एंसेस्टर कहता है कि हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक हो, लेकिन मैं भी तो अब बूढ़ा हो चुका, मेरी भी तो अब जिंदगी यहाँ पर खत्म होने वाली है और मुझे मेरे सेट के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं नजर आ रहा जो कि इस सेट को संभालने के लायक हो तुम्हारे अलावा। ऊपर से अगर मैं यहाँ पर मर गया बिना किसी को अगला किंग बनाए हुए ना, तो ये जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है ना, ये पक्का सुजाकू लॉर्ड चुरा लेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और मेरे मरने के बाद वो तुरंत ही यहाँ पर आएगा सोल रिफाइनिंग सेट को अपने मुट्ठी में लेने के लिए। इसलिए मैं अपने मरने से पहले किसी को सोल रिफाइनिंग सेट की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। अगर अभी तुम्हें कुछ और भी काम करना है ना, तो तुम वो कर सकते हो। जब तक मेरे अंदर मेरी सांसें बाकी है ना, तब तक कि मैं इस सोल रिफाइनिंग सेट को संभाल लूंगा, लेकिन जिस दिन मैं मरने वाला रहूंगा उस टाइम तुम्हें मेरे सोल
रिफाइनिंग सेट को संभालना होगा। तो बताओ कि क्या तुम मेरी इस रिक्वेस्ट को मानते हो? यही चीज के लिए मैंने तुम्हें 3 गिफ्ट दिए थे कि तुम मेरी बात मानते हुए सोल रिफाइनिंग सेट के अगले किंग बनोगे और इस सेट को संभालते हुए इससे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाओगे। वांग कहता है कि इतने कम रिसोर्सेस, इतने कम कल्टीवेशन के बावजूद भी इस पूरे के पूरे सोल रिफाइनिंग सेट को एक लेवल 6 की कंट्री में ले जाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो एंसेस्टर कहता है कि इसकी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो किस्मत पे लिखा होता है। हमारा काम है कोशिश करते रहना। कोशिश करो, कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी। तो बताओ कि क्या तुमने मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की या नहीं की? तो वांग कहता है ठीक है एंसेस्टर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं इस सेट को पावरफुल बना सकूं और आपने जो सपना देखा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। हाँ, मुझे आपकी रिक्वेस्ट मंजूर है। एंसेस्टर कहता है कि क्या सच में वांग तुम सच कह रहे हो ना? तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था। वो यहाँ पर वांग को जेड स्लिप देता है जिसको लेने के लिए वांग जा रहा था। एंसेस्टर कहता है कि ये लो, यही जेड स्लिप तुम्हें चाहिए था ना, इसको भी तुम अपने पास रखो। इसके अंदर टेक्निक भी लिखी हुई है और इसके अंदर ये भी लिखा है कि तुम कैसे ना इस 1 बिलियन जो सोल फ्लैग है इसको संभाल सकते हो, क्योंकि जल्दी इसको कंट्रोल करना इजी नहीं होगा, लेकिन जब तुम इस टेक्निक को सीख लोगे ना तो तुम 1 बिलियन सोल फ्लैग को आसानी से कंट्रोल कर पाओगे और जब जरूरत पड़ेगी तो तुम उसका इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो सोल फ्लैग लेने के लिए पहले तुम्हें ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। आज से और अभी से तुम इस सोल रिफाइनिंग सेट के सबसे ज्यादा खास मेंबर हो। डिसाइपल में जो सबसे टॉप की पोजीशन होती है ना, मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और जैसा मैंने कहा है तुम वो चीज जरूर करोगे। तो वांग कहता है कि बिल्कुल जैसा आपने कहा है मैं पूरी कोशिश करूंगा वो करने की, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो एंसेस्टर कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपना इसी सर्कल के अंदर जहाँ पर मैं हमेशा से रहता था। करीब 8 से 10 साल का इंतजार करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। जब मैं मर गया और मेरी सोल इस फ्लैग के अंदर चली गई ना, तुम्हें इसकी खबर लग जाएगी। उसके बाद आ जाना ये फ्लैग लेने के लिए। तो तुम्हें ना मेरे सोल रिफाइनिंग सेट से ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए, आसपास ही रहोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर तुम दूर गए किसी मुसीबत में पड़े ना तो मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तुम अगर नजदीक रहोगे तो तुम्हें किसी भी मुसीबत होती है तो मैं सबसे पहले आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए तुम्हें मुझसे नजदीक ही रहना चाहिए। वांग कहता है कि आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास पावर नहीं होती मुझे को प्रोटेक्ट करने की ना, तो आज मैं इस जगह पर खड़ा नहीं होता। मैं अभी बहुत सारे खतरों से लड़कर आया हुआ हूँ और आगे भी मेरे कुछ बहुत जरूरी काम है। वांग को पता था कि उसे युआन फेंग और जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की जान लेनी है। उन दोनों को मारे बगैर तो वो शांत नहीं बैठेगा। तो यही चीज के लिए वो एंसेस्टर से कह रहा था कि मेरे छोटे से काम बाकी है, वो करके मैं आऊंगा, तो अब मुझे यहाँ से चलने की इजाजत दे दो। ये सुनकर एंसेस्टर कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो कर सकते हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारा मकसद होगा उसमें तुम उसे जरूर पूरा करोगे। इतना कहने के बाद वांग वहाँ से जा चुका था और वो एक अलग जगह पर आने के बाद अपना वापस से कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो ये देखना चाह रहा था कि उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है उसने अभी तक के अपना ब्रेक थ्रू किया या नहीं किया। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओरिजिनल बॉडी को बुलाने की कोशिश कर रहा था। ओरिजिनल बॉडी तो अभी देखे ककून के अंदर ही होती है, पर जब वांग ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट किया था तो वो ककून फट जाता है और फट कर उसके अंदर से ओरिजिनल बॉडी बाहर निकल कर आई थी, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है, मानो कि उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया हो। और जैसा कि हमने सोचा था वो चीज यहाँ पर हो जाती है। वांग की ओरिजिनल बॉडी ने अपना ब्रेक थ्रू किया था और वो एंशिएंट गॉड लेवल के 3rd लेवल पर पहुंच चुका होता है। ओरिजिनल बॉडी का भी ब्रेक थ्रू हुआ, क्लोन बॉडी का भी ब्रेक थ्रू हुआ, दोनों यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर चुके थे, जिस चीज से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते। बारी होती है दोनों का ब्रेक थ्रू हो चुका था, तो अब दोनों बॉडी को मर्ज करने की, ताकि देखा जा सके कि जब दोनों बॉडी मर्ज होती है और उसके बाद जो वांग बनता है ना उसकी पावर अभी कितनी है। तो ओरिजिनल बॉडी जो थी वो जमीन को फाड़ कर उसके अंदर से बाहर निकल कर आती है और क्लोन बॉडी के साथ मर्ज होने लग गई थी, ताकि दोनों बॉडी को आपस में मर्ज किया जा सके। जैसे ये काम यहाँ पर होता है, दोनों की बॉडी मर्ज होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही भयंकर पावर एक्टिवेट होने लग गई थी। देखते ही देखते यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और तूफान के बाद वांग की जो मेन बॉडी थी, जो वो ओरिजिनल और क्लोन बॉडी से बनकर तैयार होती है, वो भी सामने आकर खड़ी हो जाती है। और उसकी पावर भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। ये देखकर वांग बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपने हेवनली पर्ल को भी बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इसमें तो वुड एलिमेंट भी अब पूरा होने वाला है, इसके बाद सिर्फ एक एलिमेंट और बचेगा, वो भी अगर पूरा हो जाए तो उसके बाद मेरा हेवनली पर्ल बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो युआन फेंग और जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर, अब तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ऐसी कुत्ते की मौत नहीं मारा ना तो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी मौत मारूंगा कि जिंदगी में कभी तुमने उस तरह की
मौत नहीं देखी होगी। वांग लिन अपना बदला तो हमेशा लेकर कह रहता है, वो एक नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा भयानक बदला लूंगा मैं तुमसे। तो वहीं हम युआन फेंग को भी देखते हैं जो अपना बैठे बैठे कल्टीवेशन कर रहा था ताकि वो खुद की पावर को रिकवर कर सके। वांग से मार खाने के बाद तो उसकी हालत खराब थी, लेकिन वो इतने टाइम से अपनी सारी पावर को रिकवर कर चुका था। इस वजह से उसे उम्मीद होती कि अब तो मैं यहाँ पर वांग को मार ही सकता हूँ। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि ली युआन फेंग सामने तो निकल कर पहाड़ा, मैं आ गया हूँ तेरी मौत बन के तेरे पास। कब तक कल्टीवेशन करेगा, बस बहुत हो गया, बाहर आजा, मरना तो तुझे वैसे भी है। क्या ही कमाल का ये सीन था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।